हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2013 सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर 2 यानी कि सीसैट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, इसमें पहले पैसेज जब हमें सॉल्व करना हो तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए ताकि उस हिसाब से हम पैसेज पे अंडरलाइन भी करते जाए एक बार में, क्योंकि लेंदी पैसेजेस होते हैं और क्वेश्चंस भी कम होते हैं। तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो जैसे कि इसमें दिया है कि आप एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद पैसेज को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि जो डेमोक्रेसी है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट में डेमोक्रेसी को काफी क्लोजली रिसेंबल किया गया है, उसका मतलब बताया गया है डेमोक्रेसी का। तो इसमें देखिए कि द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज मॉडल ड्यू टू डिजायर। तो जैसे कि इसमें दिया है कि इसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की तरह मान लिया जाता है, जो कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज से काफी अलग है। मतलब उनको उनका इनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यदि हम यहाँ पे देखें कि अपोज यहाँ पे ओन इंटरेस्ट, सो कॉल्ड ओन इंटरेस्ट एंड इम्पोजिशन दिया हुआ है, यानी कि दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे यदि हम देखें कि देयर आर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स इन लोकल डेमोक्रेसी इन एंशियंट इंडिया। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में को एलियन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे दिया है कि द लैंग्वेज जो है वो इनअप्रोप्रिएट है। अगेन यहाँ पे दिया है कि यूज्ड बाय बोथ साइड्स, जो कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरली इनअप्रोप्रिएट है। लैंग्वेज ऑफ डेमोक्रेसी इनअप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटी के अलग वेज हैं और वेस्टर्न सोसाइटीज के अलग वेज हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि वाइल डेमोक्रेसी इज नॉट इंसेंशियली अ वेस्टर्न आइडिया बिलोंगिंग एक्सक्लूसिवली टू द वेस्ट, जो कि यहाँ पे साबित भी होता है अपने इंडिया के एग्जाम्पल से। द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ करेंट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस हैज बिन देयर कंट्रीब्यूशन। यदि हम देखें कि हमें यूरोपियन और अमेरिकन इवोल्यूशन से भी आगे देखना होगा, और लास्ट पैसेज में देखिए कि जो अभी की प्रैक्टिसेस हैं, तो इसमें डाउट नहीं किया जा सकता कि ये मुख्यतः ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूरोपियन और अमेरिकन एक्सपीरियंसेस का प्रभाव रहा है सदियों से। तो इन्हें हमें समझना होगा, इन्हें एक्सेप्ट करना होगा। तो इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा, आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि इसमें से पैसेज के अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स को हम मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। अगेन, मेनी ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज आर अनेबल टू हैव डेमोक्रेसी। तो मतलब ऐसा है कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के पास डेमोक्रेसी ही नहीं है, या फिर उन्हें इसे वेस्ट का स्पेशलाइज्ड कल्चरल प्रोडक्ट लगता है। सी, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है ना कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के पास डेमोक्रेसी है या नहीं है। इस स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है ऐसा कुछ। और दूसरी बात कि स्पेशलाइज्ड कल्चरल प्रोडक्ट हो गया, तो ये तो यहाँ पे भी दिया था कि एक बोलते हैं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज का अपना इंटरेस्ट है, और दूसरे बोलते हैं कि इम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये तो ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे दिया है सेकंड वाले में कि वेस्टर्न कंट्रीज आर ऑलवेज ट्राइंग टू इम्पोज डेमोक्रेसी ऑन नॉन वेस्टर्न कंट्रीज। पैसेज में कहीं पे भी पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि वो इम्पोज करना चाहते हैं। ये जो इम्पोजिशन वाला है ना वर्ड, वो सो कॉल्ड, जब ब्रैकेट लगाते हैं पोस्ट्रॉफी दोनों साइड से कॉमा डालते हैं, तो उसका मतलब होता है कि सो कॉल्ड है। ऐसा मतलब साबित नहीं हो रहा है कि ये है करके। ठीक है, फिर देखें, यहाँ पे दिया है कि ऑलवेज ट्राइंग टू इम्पोज। पहले तो ये ऑलवेज वाला एक्सट्रीम हो गया, है ना, ऑलवेज ट्राइंग टू इम्पोज डेमोक्रेसी ऑन नॉन वेस्टर्न कंट्रीज। और दूसरा, ये इम्पोजिशन एक चार्ज है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन गलत होगा। सो डी इज आवर आंसर। सेकंड जो पैसेज दिया है, हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। तो अगेन एक बार पैसेज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर पैसेज पे आएंगे।
तो आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि पैसेज के अकॉर्डिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कौन से अच्छे प्रैक्टिसेस हैं। तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये क्राइटेरिया है एंड यहाँ पे तो दिया है कि कंप्लाइंग विथ ऑल द लॉज ऑफ द लैंड, यानी कि कंपनी को हमेशा ही लॉ ऑफ द लैंड से को फॉलो करना चाहिए। तो ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यानी कि एक स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही होगा, एवरी कंट्री इन द कंट्री कंपनी इन द कंट्री शुड हैव अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे यदि हम देखें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात की गई है, कहीं भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र नहीं है इस पैसेज में। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो गलत होगा। फिर मैनेजर ऑफ ए कंपनी शुड नेवर इन्वेस्ट हिज पर्सनल फंड्स इन द कंपनी। अगेन ये भी कहीं भी पैसेज में यदि हम देखें पढ़े तो ये स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो इसके लिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। फिर फोर्थ जो दिया है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फायदे क्या है, तो यदि हम देखें कि शेयर वाला, तो ये स्टेटमेंट तो दिया है कि इट इज ऑल्सो नोन टू हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द शेयर प्राइसेस ऑफ द कंपनी। तो यानी कि शेयर के दाम तो बढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से। ये तो एक्सप्लिसिटली दिया, इम्प्लिसिटली क्या दिया है कि known to be one of the criteria that foreign institutional investors are increasingly depending। तो यदि हम इनडायरेक्टली देखें तो एफआईआई के वजह से ही शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि वो हॉट मनी डालते हैं एक्स्ट्रा। वैसे हम पैसे के बाहर नहीं जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सही हो गया, ठीक है। गुड कंपनी विथ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑलवेज इंक्रीज इट्स बिजनेस टर्नओवर रैपिडली। अगेन यहाँ पे काफी एक्सट्रीम्स दिया है, ऑलवेज, रैपिडली, और यहाँ पे कोई पैसेज में ऐसा कोई बताया नहीं है। अगेन थर्ड स्टेटमेंट देखा जाए तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मेन क्राइटेरिया फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स व्हेन दे डिसाइड टू बाय अ कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बाय नहीं करते कंपनीज को। एंड सेकेंड, जो जैसे कि पैसेज में दिया है यहाँ पे कि इज नोन टू बी वन ऑफ द क्राइटेरिया, वन ऑफ द क्राइटेरिया यहाँ पे कीवर्ड है, नॉट मेन क्राइटेरिया। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मेन क्राइटेरिया, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो वन हो गया, टू नहीं हुआ, थर्ड थ्री नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि फिफ्थ वाले में कि पैसेज के अकॉर्डिंग माल न्यूट्रिशन बच्चों में कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि पहले वाले स्टेटमेंट दिया है कि बच्चों को डेली खाना खाना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे पढ़ें कि माल न्यूट्रिशन पॉवर्टी से तो को दोष दिया जाता है, लेकिन माल न्यूट्रिशन को हम वहाँ भी पाते हैं जहाँ पे एडल्ट्स जो हैं वो जो 18 साल से ऊपर के होते हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से खाना मिलता है, तभी भी माल न्यूट्रिशन को पाया जाता है। तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। बी वाले में दिया है कि आफ्टर दे क्रॉस द एज ऑफ 5, मतलब 5 साल के होने के बाद तो माल न्यूट्रिशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिया है कि 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, हम प्रॉब्लम्स कोई आई है तो उसको हम चुप रह के बैठ तो नहीं सकते कि अच्छा आने दो, प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी, हमें सॉल्व करना होगा। एंड तीसरी बात यहाँ पे जैसे दिया है कि जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं ना हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा और दिया भी नहीं है इधर। फिर सी वाला देखिए कि इफ द फूड नीड्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन आर नोन। यदि हम इसे लास्ट वाले लाइन में पढ़ें, इसलिए लास्ट लाइन पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है कि इट इज क्रूशियल टू इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग चाइल्ड्स फूड नीड्स एंड हाउ टू सेटिस्फाई देम। तो चाइल्ड फूड नीड्स का अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तो ये आंसर हो सकता है। अगेन थर्ड वाला जो लास्ट ऑप्शन दिया है कि इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीडिंग यंगर चिल्ड्रन इज गिवन टू एडल्ट्स, यहाँ पे यदि हम देखें कि someone else to feed him is primarily responsible, ये primarily responsibility है, sufficient नहीं है, ना ही necessary है। तो यहाँ पे दिया है कि बच्चों
को उनके बड़े भाई या बहन को दे दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उन्हें खिलाए पिलाए। तो एडल्ट्स को दे दिया जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे अगेन देखा कि एडल्ट्स ईट एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ फूड, तभी भी उनको माल न्यूट्रिशन की समस्या होती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि ऑथर के हिसाब से पॉवर्टी का, गरीबी का मुख्य कारण क्या नहीं है। पॉवर्टी मुख्य कारण नहीं है गरीबी, माल न्यूट्रिशन का। तो क्या है? तो फर्स्ट दिया है इसमें कि जो छोटे बच्चे हैं, यंगर वंस, वो वो वर्किंग मदर्स के प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता। तो वर्किंग मदर्स अपना काम करती हैं, तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता बच्चों का ध्यान रखना। तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पे। कि वेरी ऑफन दिया है कि सामान्यतः मदर वर्किंग है, तो जो बच्चों को खाने पीने की चीजें हैं वो अपने उनके बड़े भाई या बहन पे छोड़ दी जाती हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया है कि उनके प्रायोरिटी लिस्ट पे है या नहीं है, या फिर कोई और फैमिली मेंबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगेन सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखें, अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स इज नॉट प्रोपेगेटेड बाय पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज। यदि हम लास्ट वाले में देखें कि देयरफॉर क्रूशियल टू इंक्रीज अवेयरनेस, अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो और अवेयरनेस लाने का काम किसका है? तो स्टेट का है। स्टेट में कौन आते हैं? पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज आती है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है सेवेंथ वाला क्वेश्चन कि जो पॉलिसी इंटरवेंशन की नीड पड़ जाती है एग्रीकल्चर की चीज़ों में रिस्क को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए, तो वो किस रीज़न की वजह से? तो पहला वाला दिया है कि फार्मर्स आर एक्सट्रीमली रिस्क अवर्स। तो क्या इसलिए? क्योंकि एक्सट्रीमली तो यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है कि फार्मर्स रिस्क अवर्जन रिजल्ट्स। तो एक्सट्रीम वर्ड तो कहीं यूज भी नहीं किया है यहाँ पे, तो ए तो नहीं होगा। बी, फार्मर्स डू नॉट नो हाउ टू मिटिगेट रिस्क। फार्मर्स को पता ही नहीं है कि उनको रिस्क को मिनिमाइज कैसे कम करना है, कम कैसे करना है, मिनिमाइज कैसे करना है। तो यहाँ पे तो दिया है कि उनका जो एफर्ट होता है वो रिस्क को कम करने में लगा रहता है और ना कि मैक्सिमाइज इनकम में, यानी कि उनको रिस्क को मिनिमाइज करना तो आता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर सी वाला जो दिया है कि द मेथड्स अडॉप्टेड बाय फार्मर्स एंड एग्जिस्टिंग रिस्क शेयरिंग इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एडिक्वेट। तो यहाँ पे जो दिया है कि टू रिड्यूस रिस्क रादर देन मैक्सिमाइज इनकम। तो पूरा जो फर्स्ट पैरा है, खास करके ये एम्पेरिकल डाटा जो दिया है, कहाँ पे, एम्पेरिकल स्टडीज so that traditional methods are not adequate। तो ये जो दिया है कि इसकी वजह से जो पुराने जो मेथड्स हैं अपनाए जा रहे हैं या अपनाए जा चुके हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है पॉलिसी इंटरवेंशन करना जरूरी हो गया है, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो एट्थ वाला अब देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन निकलता है पैसेज को पढ़ने के बाद। कि पहला जो दिया है स्टेटमेंट कि एक किसी पॉलिसी से हम जो रिस्क है उसे काफी कम कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो यदि हम यहाँ पे पढ़ें कि इस पैसेज में जो लाइन दी गई है कि नो सिंगल स्पेसिफिक पॉलिसी इज सफिशिएंट टू रिड्यूस रिस्क एंड इज विदाउट साइड इफेक्ट, तो ये तो डिट्टो दिया है कि ऑब्जर्वेशन, तो इसे हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर नाइन्थ वाला क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया है, इसको हम पैसेज के आगे रखेंगे, ये पैसेज से संबंधित नहीं मानेंगे एक तरीके से। तो नाइन्थ वाले में दिया है कि प्राइमरी ग्रुप जो है वो सामान्यतः छोटे साइज में होता है, कम साइज में होता है। और दूसरा जो लाइन दिया है कि इंटीमेसी जो है वो प्राइमरी ग्रुप की एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक रहती है। थर्ड जो लाइन दिया है कि फैमिली एक एग्जाम्पल हो सकता है प्राइमरी ग्रुप का। तो इन तीनों कथन के बेसिस पे कौन सा इसमें से सही होगा? ऑल फैमिलीज आर प्राइमरी ग्रुप्स। यहाँ पे ऑल फैमिलीज तो नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है थर्ड वाले स्टेटमेंट में कि फैमिली ग्रुप में बी एग्जाम्पल, फैमिली में बी एन एग्जाम्पल हो सकती है और एक एग्जाम्पल हो सकती है। तो यानी कि एक पहला तो नहीं होगा।
फिर बी, ऑल फैमिली ग्रुप प्राइमरी ग्रुप्स आर फैमिलीज, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो दिया है कि फैमिली में बी एन एग्जाम्पल, तो प्राइमरी ग्रुप और फैमिली का तो कुछ यहाँ पे लेना देना है नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल है, पूरा ऐसे एक मेन कारण नहीं है इसका। फिर थर्ड वाला जो दिया है, ग्रुप ऑफ स्मॉलर साइज इज ऑलवेज प्राइमरी ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ये दिया है कि प्राइमरी ग्रुप छोटे साइज का हो सकता है, तो हमेशा प्राइमरी ग्रुप होगा छोटे साइज का, या फिर एक ग्रुप जो कि छोटे साइज का है वो प्राइमरी ग्रुप का, ऐसा भी नहीं है। डी जो दिया है कि मेंबर्स ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप नोन ईच अदर इंटीमेटली, यदि हम सेकंड वाला देखें कि इंटीमेसी इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप का एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, और तो इसका मतलब वो प्राइमरी ग्रुप का जानते होंगे, राइट, तो जब कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी ग्रुप का इंटीमेसी, तो मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटीमेटली जानते होंगे, तो इसके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी डिस्ट्रीब्यूट सम मनी अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, तो जो चार दोस्त हैं ए बी सी डी, तो वो अपने आप में कुछ पैसे बांटते हैं, उसमें बताया गया है कि जो ए को है वो बी से एक कम पाता है, सी जो है वो डी से पाँच ज़्यादा पाता है, और डी जो है वो बी से तीन कम पाता है। इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे कि अच्छा, ए जो है वो तो बी जो है वो तो बी पाता होगा, राइट, बी का तो कुछ अलग होगा नहीं। यहाँ पे दिया है कि ए जो है वो बी से एक कम पाता है, यहाँ पे दिया है जो ए गेट्स वन लेस देन बी, तो यानी कि ए जो है वो बी से एक कम पाता है। सी जो है वो डी से पाँच ज़्यादा पाता है, यानी कि सी जो है वो डी से पाँच ज़्यादा पाता है। यहाँ पे दिया है कि डी गेट्स थ्री मोर देन बी, तो डी जो है वो बी से तीन ज़्यादा पाता है। तो यहाँ पे क्या डी की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बी प्लस थ्री विच इज इक्वल टू डी, तो बी प्लस एट हो जाएगा सी का मतलब। और यहाँ पे हम एक तो वैसे ही देख सकते हैं कि बी जो है वो बी पाएगा, सी जो है वो बी से ज़्यादा पाएगा, डी जो है वो बी से तीन ज़्यादा पाएगा, लेकिन ए जो है वो बी से कम पाएगा, तो सबसे कम ए ही पाएगा। क्रॉस चेक करना हो तो एक बार हम बी के जगह पे किसी का कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, इवन जीरो डाल सकते हैं, वन डाल सकते हैं, और पता कर सकते हैं कि कौन सा इसमें वैल्यू राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसमें कि इसमें पांच सिटीज हैं, और वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मीडियम से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो उसमें दिया है कि पी और क्यू जो है वो बोट से कनेक्टेड है, रेल से कनेक्टेड है। पी यानी कि पी और क्यू जो है वो बोट से भी कनेक्टेड है, रेल से भी कनेक्टेड है, हमने इसको लिख लिया। एस एंड आर जो कि बस एंड बोट दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है, तो एस एंड आर बस एंड बोट दोनों से कनेक्टेड हो गई। क्यू एंड टी जो है वो सिर्फ एयर से कनेक्टेड है, तो क्यू सिर्फ टी से सिर्फ एयर से लिंक्ड है, तो ये हमने बना दिया। पी एंड आर कनेक्टेड ओनली बाय बोट, तो पी जो है वो बोट से ही कनेक्टेड है आर से, ठीक है। टी और आर जो है वो रेल और बस दोनों से कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे बना दिया हमने कि टी और आर जो है वो रेल और बस दोनों से कनेक्टेड है। अब इसके बेसिस पे तीन कुछ सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे कि अच्छा बताइए इसमें कि 11 जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि इसमें से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि क्यू से आर पहुंचने में मदद करेगा, लेकिन हमें ट्रांसपोर्ट का मोड नहीं बदलना है, ट्रांसपोर्ट सेम होना चाहिए, यानी कि बस पकड़े तो बस से जाए पूरा, ट्रेन पकड़े तो ट्रेन से ही जाए, एयर से पकड़े तो प्लेन से ही जाए, ऐसा हमें चेंज नहीं करना है उसे। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि क्यू से आर जाने के लिए, ये क्यू से आर जाने के लिए या तो हम इसे क्यू से यहाँ से आ सकते हैं, क्यू से ऐसे आ सकते हैं, या फिर क्यू से हम पी के वाया आ सकते हैं। तो यदि हम क्यू से पी के वाया आते हैं तो बोट और रेल दोनों है, बोट भी है, तो यानी कि ये तो बन रहा है। लेकिन क्यू से यदि हम टी होते हुए आएंगे तो एयर से आना पड़ेगा, फिर रेल और बस, तो ये तो चेंज हो जा रहा है, राइट, तो बोट से ही एक इसका आ सकते हैं, तो बोट इज करेक्ट आंसर, इसके लिए बोट सही जवाब होगा इसमें। 12 जो है ये दिया है कि यदि कोई व्यक्ति पी से स्टार्ट करता है और वापस पी पे आना चाहता है, तो कौन सा इसमें से ऐसा प्लेस है जो कि उसे दो बार जाना पड़ेगा, दो बार, ठीक है। तो यानी कि पी से स्टार्ट करता है और पी पे आना है, यानी कि पी से निकलना है, क्यू पे जाना है, क्यू से टी पे जाना है, मतलब कैसे भी जाना है, तो टी से फिर आएगा इधर से तो आर जाएगा, फिर एस जाएगा,
फिर वापस आर आना ही पड़ेगा, वापस पी जाएगा। लेकिन यदि यहाँ से भी स्टार्ट करता है, पी से जाएगा आर जाएगा फिर एस जाएगा, तो वापस आर पे आना पड़ेगा, फिर आर से जाएगा टी जाएगा, फिर टी से क्यू, फिर वापस पी। तो यानी कि ए जो है इसमें वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ए जो है हमारा सही जवाब होगा इसमें। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा सिटीज है जो पेयर्स है वो किसी और सिटीज में जाए बिना डायरेक्ट जाया जा सकता है, डायरेक्ट रूट। तो यदि हम इसमें देखें कि पी से टी जाने के लिए या तो हमें क्यू से होके जाना पड़ेगा या फिर आर से होके जाना पड़ेगा, तो ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर सेकंड जो दिया है टी एंड एस, अगेन टी से जाना है तो टी से क्यू जाना पड़ेगा, पी जाना पड़ेगा, आर जाना पड़ेगा, फिर एस जाएंगे, या फिर टी से आर जाएंगे फिर एस जाएंगे, यहाँ पे भी आर पड़ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, फिर बोला है क्यू एंड आर, क्या क्यू एंड आर से जाने के लिए अगेन वही क्यू से पी जाएंगे फिर पी से आर आएंगे, या फिर क्यू से टी जाएंगे और टी से आर आएंगे, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। इसलिए नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब दिया है कि बिटवीन विच टू सिटीज अमंग द पेयर्स ऑफ सिटीज गिवन बिलो आर मैक्सिमम ट्रेवल ऑप्शंस, मतलब सबसे ज्यादा हमें यूज करना है साधन को। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें इस डायग्राम को कि Q एंड S जाने के लिए, Q से S जाने के लिए या तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा, Q से S जाने के लिए या तो हमें एयर, रेल, बस, बोट, ये चार साधन है। ठीक है, यदि हम इसे Q से S जाते हैं वाया P, तो बोट, रेल, बोट तीन ही पड़ता है। ठीक है, तो इसको तो वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे दिया है P एंड R, तो P एंड R जाने के लिए तो सिर्फ एक ही चाहिए, बोट चाहिए, राइट, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। यदि हम इसे चेंज भी करना चाहें तो बोट, रेल, एयर, रेल, बस। ठीक है, तो इतना तो नहीं करना है, राइट। तो फिर जो ऑप्शन आया है कि P एंड T, पी से टी जाने के लिए बोट, रेल, एयर, तो तीन ही साधन बच रहे हैं यहाँ पे। फिर क्यू एंड आर जाने के लिए हमें यहाँ पे देखें तो एयर, रेल, बस। ठीक है, तो एयर, रेल, बस या फिर बोट, रेल, ऐसे दो। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रैवल जो ऑप्शन है हमारे पास वो चार हैं, एयर, रेल, बस, बोट। क्यू से एस जाने के लिए क्यू से वाया टी जाएंगे, एयर, रेल, बस, फिर बोट। ठीक है, तो ये चार साधन हैं हमारे पास, तो इसके लिए ये सही जवाब होगा। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, 16, 17 के पेयर्स में कि दिया है डायग्राम, एक डाटा दिया है, तो हमें उसे पहले सबसे पहले उतारना पड़ेगा कि इसमें दिया है कि 7 प्लेयर्स हैं, उसमें से 3 मेल्स हैं, 4 फीमेल्स हैं। तो जो मेल्स हैं वो उनका ए बी सी है, और फीमेल्स जो है वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। सबसे पहले एक टेबल बना के हम उसे लिख लेंगे कि अच्छा मेल प्लेयर जो है वो ए बी सी है, फीमेल प्लेयर जो है वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये कर लिया। फिर यहाँ पे दिया है कि यदि ऑल प्लेयर्स सब इक्वल कैपेबिलिटी है, यानी कि इफिशियंसी पे कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो यहाँ पे दिया है कि एटलीस्ट 2 विल बी देयर इन द टीम। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है कि टीम ऑफ 4 प्लेयर्स फॉर दिस फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, तो 4 लोगों की टीम बनानी है, उसमें से मैंडेटरी रहेगा कि 2 उसमें मेल्स रहे। ठीक है, तो हमें ये तो रखना है कि ए बी रहे या फिर ए सी रहे या फिर ए सी रहे, ए बी रहे। ठीक है, इन ये तीनों मतलब रहे ऐसे दो, तो वो तो कंफर्म है। फिर यहाँ पे दिया है कि ऑल प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू प्ले विथ ईच अदर, मतलब एक कॉमेडरी होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, ये नहीं एक दूसरे से दुश्मनी पाल रखे हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है कि लेकिन बी जो है वो डब्लू से के साथ नहीं खेलेगा, मतलब बी खेलेगा तो डब्लू नहीं खेलेगा, डब्लू खेलेगा तो बी नहीं खेलेगा। और सी जो है वो जेड से नहीं खेल सकते, जेड के साथ नहीं खेल सकता, और डब्लू जो है वो वाई के साथ नहीं खेल सकता। अब यहाँ पे दिया है 12th वाले में कि यदि वाई सेलेक्ट हुआ और बी रिजेक्ट हो गया, तो टीम में कौन कौन रहेगा। तो यानी कि वाई सेलेक्ट हुआ और बी रिजेक्ट हो गया, तो प्लेयर्स जो हैं वो कम से कम ए सी तो आएंगे, राइट, क्योंकि बी मेल है, और यहाँ पे जैसे कि दिया है कि 2 मेल्स तो रहने चाहिए 4 प्लेयर्स में से, तो बी हटा, तो ए और सी तो रहेंगे प्लेयर टीम में, राइट। तो ए और सी वाले तो करेक्ट आंसर होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ए डब्ल्यू वाले तो हटा ही देंगे हम, डी वाला एलिमिनेट हो गया। ठीक है,
तो फिर नेक्स्ट पर आते हैं कि दिया है कि लेकिन डब्लू तो खेल नहीं सकता वाई के साथ, ठीक है। तो डब्लू तो टीम से बाहर है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि बी इज रिजेक्टेड, सो डब्लू नहीं खेल सकता वाई के साथ, सो डब्लू तो ऑलरेडी टीम से आउट है। लेकिन जैसे कि सी है तो जेड इसका पार्ट नहीं बन सकता, तो यानी कि जेड यहाँ पे नहीं हो सकता टीम में, राइट। तो जेड तो नहीं होगा, तो जेड को हम जेड वाले को कैंसिल कर देंगे, यानी कि सी जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा ए सी डब्ल्यू वाई, ए सी एक्स वाई। अब यहाँ पे दिया है कि डब्ल्यू तो वाई के साथ खेल नहीं सकता, तो या तो डब्ल्यू रहेगा नहीं तो वाई रहेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू और वाई तो यहाँ पे हो नहीं सकते साथ में, राइट। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया है कि बी यदि सेलेक्ट होता है तो डब्ल्यू खेल नहीं सकता। यहाँ पे 16th वाले में दिया है कि बी यदि सेलेक्ट होता है तो डब्ल्यू रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो टीम किस में बनेगी, तो यदि बी सेलेक्ट हुआ तो डब्ल्यू नहीं खेल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि बी कैन नॉट प्ले विद डब्ल्यू, राइट। बी तो सेलेक्ट हो गया तो डब्ल्यू ऑटोमेटिक टीम से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम डब्ल्यू को ऑब्वियसली कट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर दिया है कि वाई भी रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो वाई भी रिजेक्ट हो गया है टीम से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे सी सी दोनों में हमें दिख रहा है, पर सी का तो प्रॉब्लम है ना कि सी जेड के साथ नहीं खेल सकता। यहाँ पे दिया था कि सी जो है वो जेड के साथ नहीं खेल सकता, तो सी और जेड कभी साथ साथ तो हो ही नहीं सकते, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो टीम होगी वो उसमें ए बी सी और एक्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 पे। यदि सारे के सारे तीन मेल सेलेक्ट हो गए, ठीक है, यानी कि ये तीनों के तीनों सेलेक्ट हो गए, चार की टीम ही है, तीन सेलेक्ट हो गए ए बी सी, तो यानी कि ए बी सी तो रहेंगे टीम में, राइट। लेकिन यहाँ पे दिया है कि सी ये तो टीम का पार्ट है ही, क्योंकि सी भी मेल है। और यहाँ पे दिया था कि सी जो है वो जेड के साथ नहीं खेल सकता, उसकी जेड से दुश्मनी है, ठीक है। तो जेड के साथ नहीं खेल सकता तो जेड तो टीम में नहीं रहेगा। और बी जो है वो डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता, तो डब्ल्यू भी टीम में नहीं रहेगा। तो यानी कि डब्ल्यू और जो जेड है वो दोनों ही टीम के पार्ट नहीं हो सकते। तो ए बी सी के साथ या तो एक्स आएगा या फिर ए बी सी के साथ वाई आएगा, तो यानी कि दो ऐसी टीम्स पॉसिबल हैं बस। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया है कि अच्छा, जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो चार लोगों को चूज करना चाहता है अलग अलग, एक म्यूजिक के अलग अलग कंपोजिशन पे काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली टीम वर्क जरूरी होना चाहिए यहाँ पे भी। तो 7 लोग अवेलेबल है काम के लिए, उनका नाम ये है, 7 लोगों के नाम दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है कि रोहित और तान्या एक साथ काम नहीं कर सकते, उनकी दुश्मनी रहेगी मे भी, ठीक है। कुणाल और शोभा एक साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है। मुकेश और कुणाल एक साथ काम नहीं करेंगे, काम करना चाहते हैं, तो मुकेश और कुणाल चाहते हैं कि वो एक साथ काम करें, तो मुकेश और कुणाल तो टीम में रहेंगे ना, राइट। क्योंकि बाकी तो रोहित तान्या काम नहीं करना चाहते, कुणाल और शोभा काम नहीं करना चाहते, ठीक है। और तो इसकी वजह से जो बेस्ट ग्रुप होगा वो तान्या मुकेश कुणाल कुणाल जसवंत का होगा, क्योंकि यदि कुणाल और मुकेश साथ काम करना चाहते हैं तो टीम में कुणाल और मुकेश का रहना तो जरूरी है, ठीक है। और शोभा यहाँ पे जैसे हम एलिमिनेट भी करें यहाँ पे क्वेश्चन में कि रोहित और तान्या तो साथ में काम नहीं कर सकते और कुणाल और शोभा काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे दिया है कि कुणाल और शोभा काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, राइट। फिर बी वाले में देखिए कि तान्या कौशल शोभा रोहित दिया है, रोहित और तान्या तो दिया था कि रोहित और तान्या साथ में काम कर नहीं सकते, तो ये कैसे कर रहे हैं यहाँ पे डाला है, ठीक। डी वाले में दिया है कि शोभा तान्या रोहित मुकेश, यहाँ पे तो तान्या और रोहित को अगेन पेयर बना दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए, वो दोनों साथ में काम करना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा जो सबसे बेस्ट जो रहता है वो सी है, और इसीलिए जो म्यूजिक डायरेक्टर का के लिए जो सबसे एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ पीपल होंगे वो सी होंगे, तान्या मुकेश कुणाल और जसवंत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया है कि जो 5 लोग हैं वो एक राउंड टेबल है, एक गोल मेज है, उस पे बैठे हैं, और मेज पे नहीं बैठे हैं, मतलब चेयर उसके आजू बाजू लगाई गई है, और बराबर डिस्टेंस है, मतलब ये जो हम मार्क करेंगे
तो ये जो है वो बराबर होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये तो बीच में नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो मतलब इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, ये नहीं कि साथ साथ बैठ रहे हैं एक ही साइड पे। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि सी जो है वो ए से बाहर बैठा, सी के नेक्स्ट बैठा है। सी जो है वो ए के नेक्स्ट बैठा है। अब हम इसको दो तरीके से ले जा सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज ले जाए या फिर क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज ले जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले जाए। तो हमने यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज लिया है। तो जो सी है वो ए के बाद बैठा है आगे। तो सी जो है वो ए के बाद बैठा है, राइट, इस तरीके से जा रहे हैं हम। जो ए है वो डी से 2 सीट छोड़ के बैठा है। तो डी जो है वो यहाँ से भी हो सकता है। तो यदि हम इसको दोनों तरीके से देखें तो ऐसे जाएगा। ए जो है वो दो तरीके से जाएगा कि जो सी और डी के बीच में डिफरेंस है वो 2 का है सीट, ठीक है। तो ये हो गया एक अपना। तो और बी जो है वो ए के नेक्स्ट नहीं बैठा है। तो ए और बी यानी कि ये नहीं है कि बी यहाँ पे बैठा है, राइट। तो यही बोला है कि यहाँ पे बी नहीं बैठा है। तो इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? यदि हम इसे डायग्राम को बना दें, क्योंकि यहाँ पे तो दिया नहीं है कि बी किधर बैठा है और डी किधर बैठा है। हमने बस एक गेस किया है कि अच्छा बी डी यहाँ पे हो सकते हैं या फिर बी और डी यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी। अब या तो डी यहाँ पे बैठे या डी यहाँ पे बैठे, बी यहाँ पे बैठे या बी यहाँ पे बैठे। दोनों रहेंगे तो इमीडिएट नेबर ही एक दूसरे के नेक्स्ट ही बैठे होंगे, राइट, चाहे कहीं से भी लें हम। ठीक है, तो पहला वाला तो सही हो गया। फिर ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। ई जो है वो नेक्स्ट ए के बाद बैठा है। अब कहीं से तो बैठा है ना, या तो पीछे बैठे या फिर आगे बैठे, आगे या तो आगे बैठे या तो पीछे बैठे। ई के नेक्स्ट ही बैठा है, राइट। तो सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 3 प्रश्नों के लिए है क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कि जैसे कि 4 दोस्त हैं, ए बी सी और डी। तो इसमें दिया है कि ए और बी हैं उन्हें वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। बी और सी जो हैं वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ए और डी हैं वो बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। सी एंड डी जो है वो हॉकी एंड बास्केटबॉल खेलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे सबसे इजी कर देंगे कि एक टेबल बना लेंगे कि अच्छा ये जो 4 लोग हैं, पर्सन ए बी सी डी, तो वो क्या क्या खेलते हैं। तो ए और बी दिया है कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो सबसे पहले हमने मार्क कर लिया फुटबॉल और क्रिकेट। यहाँ पे भी फुटबॉल और क्रिकेट, ए और बी। फिर दिया है कि बी और सी जो है वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो बी का तो हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है कि क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें हॉकी का भी मार्क कर देंगे। अच्छा ठीक है, बी क्रिकेट भी खेलता है। सी दिया है कि सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, तो सी क्रिकेट और हॉकी। फिर यहाँ पे दिया है कि जो ए और डी हैं वो बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो अच्छा ए में हमने ऑलरेडी मारा था कि फुटबॉल और क्रिकेट है, तो एक एक्स्ट्रा बास्केटबॉल भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया है बास्केटबॉल। ठीक है, तो बास्केटबॉल ही खेलते हैं। ठीक है, और फुटबॉल तो ऑलरेडी हमने बी वाला ही मारा था। ठीक है, तो बी के साथ। तो अब नेक्स्ट जो है वो दिया है कि डी जो है वो बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खेलता है। तो ठीक है, डी जो है वो बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलता है। ओके, डन है। फिर जो सी एंड डी है वो हॉकी एंड बास्केटबॉल खेलता है। तो डी का तो ऑलरेडी कर दिया है कि बास्केटबॉल खेलता है। अब सी में भी हम बास्केटबॉल जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बास्केटबॉल नहीं जोड़ा है। सी जो है वो बास्केटबॉल खेलता है, तो यहाँ पे हमें बी एक मिस कर दिया था। यहाँ पे भी हम सी में बास्केटबॉल जोड़ देंगे। ठीक है, अब जो दिया है डी जो है वो बास्केटबॉल भी खेलता है। ओके, अब टैली पूरा हो गया है। अब हम इसे बताएंगे। इसमें दिया है कि इसमें से कौन सा जो है वो हॉकी नहीं खेलता। अब हम देखें, यदि हॉकी 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 ये ए बी सी डी तीनों खेलते हैं, ए नहीं खेलता बस हॉकी, तो इसके लिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। फिर दिया है कि जो फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है, कौन इसमें से है जो फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है। तो यहाँ पे दिया है कि फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और हॉकी है। फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी, तो यानी कि डी जो है वो सही जवाब है। हमें और कहीं जाने की जरूरत है भी नहीं, चेक कर सकते हैं एक बार, पर ऐसी कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। ठीक है, फिर 22वां जो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से बी सी और डी कौन सा गेम खेलते हैं। यानी कि बी सी और डी 3 व्यक्ति हैं और 3 अलग अलग गेम्स खेलते हैं। पर यदि तीनों का एक साथ पूछा है यानी कि एक कॉमन गेम होना चाहिए। तो बी सी और डी में हम कॉमन देखें कि एफ सी नहीं, फुटबॉल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट सी नहीं खेलता, फुटबॉल, राइट। फिर देखें कि क्रिकेट है क्या, तो क्रिकेट बी और सी तो खेलते हैं लेकिन डी नहीं खेलता। फिर हॉकी है क्या, तो हॉकी बी हॉकी खेलता है, सी भी हॉकी खेलता है,
डी जो है वो भी हॉकी खेलता है। तो यानी कि जो हॉकी है वो कॉमन हो जाएगा इन तीनों में। तो ये देखिए, ये जो है वो तीनों हॉकी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हॉकी हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे चलते हैं कि गीता इज, ये दिया है कि कौन कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं इसमें, उनको चेस खेलना पसंद है। तो इसके बेसिस पे हमें इसका जानकारी, इसका बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो सबसे पहले तो हम मार्क ही कर लेंगे कि अच्छा, गीता जो है वो अपनी चचेरी बहन मीना से, या फिर ठीक है, भाई जो भी आप मान सकते हैं, तो उनसे बड़ी है। ठीक है, तो हम इसे डिनोट कर लेंगे कि अच्छा, मीता मतलब है, गीता मतलब है जी। तो ठीक है, तो गीता इज ग्रेटर देन एम, ऐसे मतलब इंडिकेट कर लेंगे अपने सहूलियत के लिए। तो फिर दिया है कि, तो दिया है कि जो मीना का भाई है वो गीता से बड़ा है। ठीक है, तो मीना का भाई जो है वो विपिन, तो विपिन को बी से डिनोट कर लेंगे। विपिन जो है वो गीता से बड़ा है। ठीक है, एक तो सिंपल सा फंडा है कि यदि ए बी से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो, तो ऑब्वियसली ए बड़ा होगा, राइट। तो हम इसको कंबाइन कर लेंगे, तो यानी कि विपिन जो है वो गीता से बड़ा है और गीता जो है वो मीना से बड़ी है। तो यहाँ पे दिया है कि जब मीना और विपिन गीता के यहाँ जाते हैं तो उन्हें चेस खेलना पसंद है। तो ठीक है कि मीना और जो विपिन है वो चेस खेलने जाते हैं मतलब मोस्टली। तो यहाँ पे दिया है कि लास्ट वाला जो दिया है कि मीना जो है वो गेम्स जीत जाती है एज कम्पेयर टू गीता, मोर देन गीता। तो यहाँ दिया है कि वाइल प्लेइंग चेस विद गीता एंड मीना, विपिन ऑफन लूजेस। ऐसा तो कुछ दिया नहीं है कि विपिन हार जाता है या फिर विपिन हमेशा हार जाता है समथिंग। विपिन का तो मेंशन ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे तो ये कट हो गया। फिर यहाँ पे दिया है गीता इज ओल्डेस्ट अमंग थ्री, कहाँ पे? यहाँ पे तो दिया है कि विपिन जो है वो ओल्डेस्ट है सबसे। ठीक है, तो ये भी कट हो गया। गीता हेट्स टू लूज द गेम, गेम लूज करना किसे पसंद नहीं होगा, पर क्या पता। यहाँ पे तो दिया भी नहीं है कि गीता को पसंद है या ना पसंद है। वो तो बस ये दिया है कि मीना जो है वो गीता से गेम थोड़ी ज़्यादा बार जीत जाती है, राइट। तो इसको भी हम कह नहीं सकते। फिर यहाँ पे दिया है कि मीना इज द यंगेस्ट ऑफ द थ्री, ऑफ कोर्स। हमने जो कंडीशन डाला है यहाँ पे कि विपिन जो है वो गीता से बड़ा है, गीता जो है वो मीना से बड़ा है, बड़ी बड़ी है। तो तीनों में सबसे छोटा कौन हुआ? मीना, राइट। तो ये वाला जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट दिया है कि फाइनेंशियल मार्केट्स, एक पैसेज दिया है अगेन। पहले एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे पॉज करके, उसके बाद फिर हम पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है कि क्वेश्चन 24 में कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया में कैसे इनका नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है रिसेंट के सालों में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया है 24 वाले में ऑप्शंस दिया है कि वीक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, अनसर्टेनिटीज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, फिर सॉवरेन रिस्क कंसर्न्स इन यूरो एरिया एंड बैड मानसून्स एंड रिजल्टेंट क्रॉप लॉस। यहाँ पे यदि हम देखें कि यहाँ पे दिया है कि जैसे यहाँ पे दिया है कि जो इम्पैक्ट है वो ये है कि वीक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हो जाते हैं इमर्जिंग इकोनॉमी पे, राइट। तो यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया है कि जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में इनके इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं हमें। ठीक है, तो वीक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स देखने मिले हैं। ठीक है, तो वीक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स देखने मिले हैं ग्लोबल। फिर जो यहाँ पे दिया है कि अनसर्टेनिटीज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, तो दिया तो है यहाँ पे कि अनसर्टेनिटीज हैं कंटिन्यूइंग यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में। फिर यहाँ पे दिया है कि सॉवरेन रिस्क कंसर्न्स इन यूरो एरिया, तो अगेन यहाँ पे भी दिया है कि सॉवरेन रिस्क कंसर्न्स पर्टिकुलरली इन यूरो एरिया। तो ये तो तीनों सही हो गए। ठीक है, पहला मार्क कर देंगे, दूसरा मार्क कर देंगे, तीसरा मार्क कर देंगे। फिर आया अब चौथा। वैसे भी पहला दूसरा तीसरा चौथा तो कुछ है नहीं, और फिर वैसे भी मार्क कर सकते हैं हम। लेकिन यदि हमें ट्राई भी करना है कि ठीक है, बैड मानसून एंड रिजल्टेंट क्रॉप लॉस, तो यहाँ पे तो मतलब बात भी नहीं की गई है कि बैड मानसून या फिर रिजल्टेंट क्रॉप लॉस, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है इस पैसेज में। तो इसके लिए हम इसे निगेट कर देंगे फोर्थ वाला। तो इसके लिए बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है 25th वाले क्वेश्चन में कि
जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स है वो मेनली ग्लोबल चेंजेस से इसलिए अफेक्टेड है, क्योंकि क्योंकि तो इसमें दिया है कि इंक्रीज इन फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। यदि हम पूरा पैसेज देख लें तो इसमें रेमिटेंसेस का तो जिक्र ही नहीं है। तो उसको तो इम्प्लाई या एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली मेंशन करने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। अगेन इनॉर्मस इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इनॉर्मस एक तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया ये। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का उससे कुछ लेना देना है नहीं, इसमें दिया भी नहीं है उसके अकॉर्डिंग कुछ। फिर ग्रोइंग ग्लोबल लिंकेजेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। यहाँ पे कि यदि हम यहाँ पे देखें कि इंडियन जो बैंक्स हैं वो रोबस्ट रही हैं, है ना। रिमेन की नॉर्थ वेस्ट ट्रेंडिंग, उनका कैपिटल रिस्क वेटेड रेशियो डिक्लाइन हुआ है क्योंकि एनपीए बढ़ा है रिसेंट पास्ट में। लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी लेवल्स जो हैं वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर है। तो यानी कि जो यहाँ पे दिया है कि ग्रोइंग ग्लोबल लिंकेजेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स जो दिया है, तो जो ग्लोबल यहाँ पे दिया है कि विथ फर्दर ग्लोबलाइजेशन, कंसोलिडेशन, डीरेगुलेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो ये तो अफेक्टेड है ना ग्लोबल सप्लाई चेन से, ग्लोबल चेन से, ना कि सप्लाई चेन बट ग्लोबल चेन से, राइट। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो सब कुछ इंटरमिक्स हो जाता है। तो दैट्स वाई दिस विल बी करेक्ट आंसर। कंटेजियन ऑफ ग्रीस सॉवरेन डेब्ट प्रॉब्लम। अब ये तो देखो यार, एक ऑप्शन दिया गया है, एक एग्जांपल दिया गया था यहाँ पे कि विद द कंटेजियन ऑफ ग्रीस सॉवरेन डेब्ट प्रॉब्लम स्प्रेडिंग टू इंडिया, तो अफेक्टेड फाइनेंशियल मार्केट्स, तो बाय वे ऑफ हायर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ वॉलेटिलिटी। ये तो एक रीजन हो गया इसमें, तो इसके लिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब पूरे पैसेज को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डोमिनेटेड बाय बैंक्स। यहाँ पे दिया है कि सिंस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज बैंक डोमिनेटेड, राइट। तो ये तो डायरेक्ट फुल टू फ्रॉम पैरा लिया गया है डायरेक्ट, तो इसमें कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। फिर आया 27th क्वेश्चन कि रिस्क और लिक्विडिटी मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें दिया है कि रिस्क एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है बैंकिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे तो मतलब लास्ट लाइन सब देखे, सिक्स लास्ट लाइन वगैरह कि विथ फर्दर ग्लोबलाइजेशन, कंसल्टेशन, री रेगुलेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो अगेन ये सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पे दिया है। फर्दर ग्लोबलाइजेशन, मोर कंसल्टेशन एंड री रेगुलेशन, फिर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फिर फोर्थ वाला आ जाता है कि मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द इकोनॉमी। अब तो पूरे पैराग्राफ हम पढ़ लें तो, पैसेज पढ़ लें तो यहाँ पे तो दिया भी नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, कॉन्सेप्ट भी नहीं बताया है, ना कि मेंशन भी नहीं किया है। तो इसके लिए ये तो हम कट कर देंगे, राइट। तो 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि 28 यहाँ पे दी गई हैं कि जो 5 हॉबी क्लब्स है कॉलेज में। ठीक है, तो फोटोग्राफी हो गई, याटिंग हो गई, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डनिंग। तो गार्डनिंग ग्रुप जो है वो हर दूसरे दिन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले हर तीसरे दिन, चेस वाले हर चौथे दिन हम खेलते हैं, पांचवें दिन याटिंग वाले डेली पांचवें दिन में मिलते हैं, एंड फोटोग्राफी वाले हर छठे दिन पे मिलते हैं। तो इसमें दिया है कि जो पांचों के पांचों ग्रुप वो एक एक दिन पे साथ में कैसे मिलेंगे, मतलब मिलेंगे अलग अलग ग्रुप्स की मीटिंग होगी, लेकिन सेम डे पे कितनी बार मीटिंग होगी पूरे 180 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम दो तरीके से मतलब सॉल्व कर सकते हैं, एक तो एचसीएफ वाला हो गया और दूसरा एलसीएम हो गया। क्योंकि हमें बारंबारता बतानी है, मैक्सिमम और मिनिमम इसमें दिया है कि हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स, राइट। तो हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार। ठीक है, तो कितनी बार जब समय स्ट्रेंथ गिननी हो तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ का फैक्टर तो आ जाता है। ठीक है, तो या तो हम कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, हम एचसीएफ ले लेंगे पहले। पहले तो हम निकालेंगे कि गार्डनिंग वाले कितनी बार मिलते हैं 180 दिन में। तो हर दूसरे दिन पे मिलते हैं गार्डनिंग वाले, है ना। तो गार्डनिंग वाले जो है वो हर दूसरे दिन मिलते हैं, तो 180/2, तो 90 दिन मिलेंगे ये लोग 180 दिनों में। तो वैसे कर करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का निकाल लेंगे कि 180 दिन में हर 3 दिन पे मिलते हैं तो 60 बार मिलेंगे। चेस वाले हर 4 दिन पे मिलते हैं तो 180/4।
तो 45 दिन पे मिलेंगे, 45 बार मिलेंगे 180 दिन में। याटिंग वाले 180/5, तो 36 टाइम्स देयर मीट। फोटोग्राफी वाले 30 टाइम मिलेंगे, 180/6, क्योंकि ये याटिंग वाले जो है वो फोटोग्राफी वाले जो हैं वो हर छठे दिन पे मिलते हैं, राइट। तो 180 को हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। अब इसका क्या करेंगे कि ये तो आंसर हमारा निकला नहीं, क्योंकि एक हमें डाटा चाहिए ना कि पर छठे छः के पाँचे ग्रुप एक साथ कब मिलते हैं। तो हम एचसीएफ निकालेंगे 30, 36, 45, 60 और 90 का, 30, 36, 45, 60, 90 का। तो उसमें हम देखेंगे कि इसके फैक्टर्स निकालेंगे पहले कि अच्छा 90 सबसे मिनिमम से मैक्सिमम तक कितने से डिवाइड होगा। तो 2 × 3 × 3 × 5, ये मैंने पहले से निकाल के रखा है, आप चेक कर सकते हो एक बार। 60 जो है वो 2 × 2 × 3 × 5, 45, मतलब ऐसे ही करके। तो इसमें देख लेंगे। अब इसमें हम एचसीएफ में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इसमें कॉमन मल्टीप्लायर है ना इसमें, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बोलते हैं हम एचसीएफ का फुल फॉर्म, तो इसमें जो है वो एक मात्र तीन ही ऐसा है, और एक ही बार तीन है, जो कि यदि हम देखें तो बार बार रिवाइज हो रहा है, राइट। तो तीन जो है वो हर में है एक एक, जो कि हो रहा है। यदि हमें टी को 3 को बार बार कर दें, मतलब दूसरा भी कर दें 3, तो ये बस दो ही जगह, तीन ही जगह डिवाइड हो रहा है, बाकी तो आ ही नहीं रहे फैक्टर में। तो सिर्फ तीन ही रिपीट हो रहा है, तो तीन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो या फिर हम इसका क्या कर सकते हैं कि हर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें दिन पे मिलते हैं, और तो क्या करेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। तो यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पहले 1 जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 5 ऐसे डिवाइड नहीं होगा। 2 जो है वो 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो इन ऐसे ही मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 को यहाँ पे 2 बचा है ना, तो इसको 1 लेके आएंगे, फिर 3 को यहाँ से 3 से 3 डिवाइड करेंगे, फिर 5 को हम 5 बचा है तो 5, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कि अच्छा 2 × 2 × 3 × 5, तो विच विल बी इक्वल टू 60। तो 180 बार, 180 दिन में मिलना है ना, मतलब 180 दिन में कितनी बार मिलते हैं पता करना है। तो 180/60 कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 30। इस मेथड से अभी हमारा 3 आंसर निकल के आ रहा है, तो दोनों ही मतलब राइट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी दिया है कि ए बी सी डी जो है वो चार पांच जो लोग हैं, तो वो पांच सिटी से बिलोंग करते हैं। अगेन ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी तो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब लंबे होते हैं। यदि हमें श्योर शॉर्ट आंसर चाहिए तो हमें उसे वैसे कॉलम वॉलम बना देना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि ए बी सी डी ई जो है, तो हम एक टेबल बना लेंगे कि नेम ए बी सी डी ई। तो दिया है कि कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, हर जो एक है वो अलग अलग सिटीज से आते हैं। तो बी एंड सी जो है वो क्यू से बिलोंग नहीं करते। तो बी और सी जो है वो क्यू से बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे क्यू, फिर क्यू। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है बी एंड ई जो है वो, सी भी तो दिया है ना, तो वो कर दिया हम लोगों ने। बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर। तो बी और ई जो है वो पी एंड आर से डिवाइड नहीं करते, तो यहाँ पे भी लिख देंगे पी आर, फिर यहाँ पे भी लिख देंगे पी आर। ठीक है। फिर ए और सी जो दिया है वो आर एस टी से बिलोंग नहीं करते, तो ए में भी लिख देंगे कि आर एस टी, और सी में भी लिख देंगे आर एस टी। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। फिर दिया है फोर्थ वाला कंडीशन कि डी एंड ई जो है वो क्यू एंड टी से बिलोंग नहीं करते। तो डी एंड क्यू में, डी और ई में क्यू टी मेंशन कर देंगे। ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे दिया है कि ए जो है वो आर एस टी से बिलोंग नहीं करता, तो बचे तो पांच ही है ना, तो टोटल तो पांच ही है ना। तो पांच में से तीन से बिलोंग नहीं करते, तो दो से तो करते होंगे ना, दो में से किसी एक से। तो हम उसे मेंशन कर लेंगे अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए कि अच्छा हमें मतलब पता हो। तो पी एंड क्यू मेंशन कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्यू पी आर से नहीं है बी वाले, बी क्यू पी आर से नहीं है, तो एस टी से तो होगा। ठीक है, एस या टी से। फिर सी जो है वो क्यू आर एस टी से नहीं है, तो बची एक ही सिटी पी से। तो यानी कि ये तो शॉर्ट शॉर्ट पी से है, राइट। तो इसको तो हम डाल देंगे कि अच्छा सी जो है वो पी से है। फिर डी जो है वो क्यू टी दिया है, तो पी आर एस किसी में से हो सकता है। फिर ई जो है वो पी आर क्यू टी से नहीं है, तो बचे तो पांच, टोटल तो पांच ही सिटी है, चार से नहीं है तो एक से होगा, तो यानी कि एस। तो इसका भी मतलब आंसर तो आ ही जाएगा। तो अब बचा बी, क्योंकि यदि ई जो है वो एस से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे तो एस तो कट हो जाएगा, राइट।
तो बचा टी, तो बी जो है वो टी से बिलोंग करता है, तो हम इसे यहाँ पे मार्क कर देंगे कि बी जो है वो टी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब बचा यहाँ पे कि डी, तो पी आर एस। ऑलरेडी हमने देख लिया कि अच्छा ठीक है, सी जो है वो पी से बिलोंग करता है, तो पी तो कट जाएगा। ठीक है, और फिर जो है एस जो है वो ऑलरेडी बता चुके हैं हम कि ई जो है वो एस से बिलोंग करता है, तो एस भी कट जाएगा। बचा आर, तो ये आंसर हो जाएगा, डी जो है वो आर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ई एस से बिलोंग करता है, डी आर से बिलोंग करता है, सी पी से बिलोंग करता है, बी टी से बिलोंग करता है। बचा क्या, ए। और कौन सी सिटी बची, क्यू। तो इसके लिए हम इसको मार्क कर देंगे कि अच्छा ए इज बिलोंगिंग टू क्यू। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी बिलोंग्स टू एस, यहाँ पे इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सी बिलोंग्स टू बी, हाँ भाई ठीक है, सी तो पी से बिलोंग करता है। फिर डी वाला दिया है, डी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर, ठीक है करेक्ट। ए बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, ए बिलोंग्स टू क्यू, ये तो सही दिया है। बी बिलोंग्स टू एस, यहाँ पे तो दिया है कि बी टी से बिलोंग करता है, हमने अभी सॉल्व करा। तो ये हमारा मतलब गलत मैचिंग किया है, तो इसके लिए हमारा यही आंसर होगा, क्योंकि ये पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, नॉट को बोल्ड में भी लिखा है, तो एक बार देख सकते हैं हम। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि सात जो मेन है वो एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वो सीधे खड़े हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ रैंक समझ लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि हर जो मेन है वो अलग अलग कलर्स की टोपियां पहनी हुई हैं, लाइक वायलेट, मतलब कलर्स दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है कि डी जो है वो उसके सामने सिर्फ ग्रीन और ब्लू दिखाई दे रहा है, पर वायलेट नहीं दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे, अच्छा डी जो है वो ग्रीन और ब्लू तो देख पा रहा है, वायलेट नहीं देख पा रहा है। तो यानी कि ए बी सी ग्रीन और ब्लू कैप्स तो पहने होंगे, पर वायलेट नहीं पहने होंगे। ठीक है, ए बी और सी में से कोई दो ग्रीन और ब्लू पहने होंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला जो दिया है यहाँ पे कि ई कैन सी वायलेट एंड येलो, ई जो है वो वायलेट और येलो को देख पा रहा है, पर रेड को नहीं देख पा रहा है। तो ठीक है, ई जो है वो वायलेट वो येलो को देख पा रहा है, तो रेड को नहीं देख पा रहा है। तो यदि हम पहले वाले को भी ले लें, तो इसका मतलब ये है कि डी जो है वो वायलेट को पहने है, क्योंकि ए बी सी के बाद डी ही आता है, उसके बाद ई आता है, राइट। तो डी को एक वायलेट दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो डी जो है वो वायलेट पहना हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले मेंशन कर देंगे, अच्छा डी जो है ना वो वायलेट पहना हुआ है, वायलेट कलर का जो है ना। ठीक है, तो ये हम मेंशन कर देंगे। और सी के पास येलो कैप है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ई जो है वो येलो को तो देख पा रहा है, रेड को नहीं देख पा रहा। तो ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं कि अच्छा ए और बी में से ग्रीन और ब्लू रहेंगे, तो बचा क्या, येलो ही, राइट, क्योंकि वायलेट भी दिख रहा है, तो येलो ही बचा। ई को तो दिख रहा है ना, तो येलो हम इसे मार्क कर देंगे, सी के पास येलो कैप। ठीक है, अब दिया है यहाँ पे कि जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज। जी जो है वो तो सबसे लास्ट में ही आता है, राइट, तो वो उसको सब सब दिख रहा है, ऑरेंज नहीं दिख रहा है। तो खुद के सर पे रहेगा तो ऑरेंज कैसे दिख, कोई कलर कैसे दिखेगा, राइट। तो इसको हम मार्क करेंगे कि अच्छा ठीक है, ऑरेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दे दिया है कि ई जो है वो इंडिगो कलर का पहना हुआ है, तो ई हमने देख लिया कि अच्छा इंडिगो पहना हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें ये फिक्स नहीं है कि अच्छा ठीक है कि ग्रीन और ब्लू ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे दिया है कि ई यदि इंडिगो पहना हुआ है, तो एफ कौन सा कलर पहना होगा। अब ऑलरेडी दिया है जा चुका है पहले वाले में कि डी ग्रीन ब्लू तो देख पा रहा है, तो डी के आगे ग्रीन ब्लू हो गए। सी येलो हम उसमें दिया ही है, डी वायलेट पहना है, ई इंडिगो पहना है, जी ऑरेंज हमने देख लिया। बचा कौन सा कलर, एफ, राइट। तो एफ जो है वो रेड पहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ जो है वो सही जवाब हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि जो सम बॉल्स हैं, कुछ बॉल्स है रेड ग्रीन येलो कलर की, एक टेबल पे पड़ी हुई है। तो इसमें दिया है कि रेड बॉल्स जितनी है उतनी येलो बॉल्स हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ येलो बॉल्स। इसको तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पे दिया है कि देयर आर ट्वाइस एज मेनी येलो बॉल्स एज देयर आर ग्रीन बॉल्स। तो यानी कि ग्रीन बॉल्स जितने हैं
उससे डबल जो है वो येलो है, ठीक है। यानी कि ग्रीन जो है वो येलो से हाफ है। हम मतलब सॉल्व करने के लिए मान लेंगे कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, ये तो दिया है येलो बॉल्स, तो इसको हम एक लिख लेंगे, इंडिकेट कर लेंगे। अब मान लेंगे कि ये नंबर एक्स है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि जितने ग्रीन है उससे दो दो गुने तो येलो है, ठीक है। तो और दो गुने येलो है, और येलो चूंकि नंबर ऑफ येलो बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो 2 × n r। तो यहाँ पे दिया है कि अब पूछा है कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने होंगे कंपैरिजन में, इज इक्वल टू सम ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल्स, नहीं नहीं वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे दिया है डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, हाँ। यदि ग्रीन बॉल्स इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ येलो बॉल्स और नंबर ऑफ येलो बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब आर को मतलब ग्रीन कर लेंगे हम, ठीक है। तो ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 32, इसको हम मैथ्स वाले को बाद में करेंगे, लाइन वाइज चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि क्रूड मिनरल जो है वो अर्थ से, मतलब पूरा पैसेज दिया है, एक बार आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे कि 32 वाले में पूछा है कि मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स हैं वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं होते, क्योंकि इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स these dead creatures become large deposits under seabed, and ocean currents cover them with a blank of silt and seed. As minerals hardens and it becomes sedimentary rock and effectively sucks out the oxygen, ठीक है। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है, बिकम्स रॉक। सेडिमेंट्री रॉक नहीं दिया है लेकिन रॉक तो दिया है ना, तो यहाँ पे रॉक दिया है। एंड इफेक्टिवली सर्ट्स आउट द ऑक्सीजन, तो मतलब सर्ट्स आउट द ऑक्सीजन मतलब बाहर ही उसको बंद कर देता है, ठीक है, घुसने नहीं देता, राइट। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग दम, तो इसके लिए ये सही है, जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पूछा है इसमें कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स करते हैं बिकॉज, इसके रीज़न क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि जो लेयर है सेडिमेंट्री रॉक के, वो मोटे हो जाते हैं, थिकर एंड हैवियर, भारी हो जाते हैं। तो इसके लिए जो उनका प्रेशर पड़ता है ना, तो हीट जनरेट होती है, गर्मी जनरेट होती है, जिससे टाइनी कार्कैसेस क्रूड ऑयल के प्रोसेस में जनरेट हो जाएगा, राइट। तो इसका तो हम आगे जाएंगे, लेकिन ये लिखा है कि द देयर प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है, तो हीट तो प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हमने यहाँ पे ये किया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि अच्छा ठीक है, इन क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है कि एक क्लास है उसमें 45 स्टूडेंट्स हैं, एक लड़का है उसका रैंक 20वां है, फिर दो लोग और ज्वाइन कर गए, तो उसका रैंक जो है वो एक से डिक्रीज हो गया, मतलब कम हो गया, ठीक है, मतलब और पीछे चला गया वो। तो अब बताओ कि उसका नया रैंक क्या होगा, ठीक है। तो एंड से पूछा है, ठीक है, शुरुआत स्टार्ट से नहीं पूछा है, एंड से पूछा है, ये ध्यान रखना है आपने को। तो सबसे पहले 45 स्टूडेंट थे, दो बॉय जुड़े, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अच्छा 45 + 2 = अब 47 हो गए। अब रैंक उसका 20 था, तो अब एक से ड्रॉप हो गया, यानी कि अब इसका रैंक 21 हो जाएगा स्टार्टिंग से, ठीक है। तो बैकवर्ड्स तो दिया नहीं है, एक फार्मूला होता है कि रैंक जो है वो एंड से क्या होगा, तो विच विल बी इक्वल टू टोटल रैंक, कितने टोटल है तो 47 है, अभी करंट क्या है उसका, तो 21 है, ठीक है। और +1, इसको +1 का मैंडेटरी रहता है जोड़ना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो इसके इससे हम 27 आंसर पा सकते हैं। यदि ये फॉर्मूला हमें नहीं भी पता है, ठीक है, तो नहीं भी पता है सपोज, तो हम इसको मतलब एक जैसे वो टैली करते हैं ना कि अच्छा ये ठीक है, एक, फिर दो, फिर ठीक है, ऐसे तीन, फिर इसका चार, फिर पाँच, ठीक है, ऐसे करके छः, मतलब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे गिनेंगे कि अच्छा इसका ये रैंक, इसका ये रैंक, उसके बाद उसको कट करेंगे कि अच्छा ठीक है, पहला दूसरा कट हो गया, तीसरा रैंक उसका सपोज इतना, ये मानो 21 है, तो इसका मानो 21 कट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये तो 21 हो गया, ठीक है। अब फिर नीचे से 40 तक हम लोगों ने 45 तक किया ही है, दो और जोड़ देंगे 47 कर देंगे। अब फिर पीछे से गिनेंगे 47, 46, 45, ठीक है, 44, 44, 43, 42, ठीक है।
ये सब में जुड़ के जाएंगे, तो वो वापस से मतलब उससे भी 27 ही आएगा। तो यदि फॉर्मूला नहीं पता है, फॉर्मूला तो एक शॉर्टकट है, फॉर्मूला नहीं पता है तो हम अपने ट्रेडिशनल वे से भी जा सकते हैं कि काउंट करेंगे पहले से दूसरे तक, दूसरे से पहले तक, मतलब फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक थीफ है, एक चोर है, तो वो 8 किलोमीटर स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लगा रहा है। उसके पीछे पीछे पुलिस वाले पड़े हुए हैं, ठीक है, पुलिस वाला ही पड़ा हुआ है, सपोज एक ही बंदा है। तो उसका स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेस लगा रहा है बंदा, उसके पीछे भाग रहा है। तो अब बताया इसमें कि जो चोर है ना, उस वो पुलिस वाले के 100 मीटर आगे है, ठीक है। तो अब बताओ कि पुलिस वाले को कितना और समय लगेगा, क्योंकि वो 10 किलोमीटर से भाग रहा है, वो 8 किलोमीटर से भाग रहा है, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसको कितना समय लगेगा यदि 100 मीटर का डिस्टेंस है तो ये दिया है कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। अब इसके भी दो वे है, या तो हम इसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों रास्ते से कर सकते हैं, हमने यहाँ पे तो मतलब मेंशन किया है कि ठीक है, आ, किलोमीटर आवर पे स्पीड पे करते हैं। ठीक, पहले तो मतलब 10 के स्पीड से भाग रहा है और ये 8 के स्पीड से भाग रहा है, तो रिलेटिव जो मतलब इम्पोर्टेंट स्पीड है, जो जो मेन महत्व रखेगी इसको पकड़ने में, वो क्या है। तो 8 8 तो दोनों भाग रहे हैं ना, तो 8 8 कैंसिल मानो, ठीक है। तो बचा 2 ही किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर स्पीड हमारी मान लेंगे कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर कवर करना है। तब इसको तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक में, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर दिया हुआ है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18 × 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 × 5। अच्छा, ये क्यों करते हैं, क्योंकि क्योंकि 60 × 60 इज इक्वल टू, ठीक है, 3600, ठीक है। एक में घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे। और 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर होंगे, ठीक है। तो 3600 करेंगे, तो वो आएगा 36/10, ठीक है। उसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 18/5 आ जाएगा। बस यही है। और सेम हमें मीटर टू किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में करना होगा, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, डेट इज 1000 मीटर अपॉन 3600, डेट इज 5/18, ठीक है। तो ये तो पता चल गया ना कि कैसे करते हैं। फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे, पहले तो कि 100 मीटर है तो इसको किलोमीटर में करना है, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई नहीं करते, सीधे मतलब रख देते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने में काम आएगा आगे, सिंप्लीफाई करने में। तो 18 × 100, तो 1800/5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 360 आ रहा है। और 360/2, क्योंकि ये अपन 2 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड करना है ना, क्योंकि हमें तो पता है कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अ, ठीक है, अरे, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस है 360, वो किलोमीटर पर आवर वाला, मीटर वाला नहीं, किलोमीटर पर आवर वाला। और जो टाइम है वो 2 किलोमीटर पर आवर वाला है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 180 आया, तो 180 सेकेंड्स आया। अब इसको तो फिर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें तो पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, राइट। तो 180 को यदि हम 60 से डिवाइड कर दें यहाँ पे, 60 से, ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम डिवाइड कर दें, तो 180/60 इज इक्वल टू 3 मिनट, तो 3 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा वाला जो मेथड है कि हम इसको मीटर पर सेकंड में, मीटर वाले को किलोमीटर में ना करके, इसको ही हम किलोमीटर वाले को मीटर पर सेकंड में कर देंगे। तो 2 किलोमीटर को यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो मीटर वाले में करने के लिए 5/18 से करेंगे, राइट। तो 2 × 5/18, तो विच इज इक्वल टू 10/18 हो जाएगा। अब वैसे ही यदि इसको हम 10/18 को, ठीक है, 10/18/5 करें, 2 करें, ठीक है, तो 2 किलोमीटर पर आवर वाली तो स्पीड हमने कर दी, ठीक है। और 100 मीटर करना है, तो 100/10/18 विच इज इक्वल टू 100 × 18/10, तो 1800/10, ठीक है। तो वो भी 180 आएगी, और वो भी 180 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 मिनट आ जाएगा। तो ये एक सही मतलब हो गया दोनों, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।
36 पे। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि एक ट्रेन जो है वो कुछ किलोमीटर एवरेज स्पीड पे 63 किलोमीटर चलती है, 63 किलोमीटर तक चलती है, फिर उसके बाद वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। सिक्स उसके बाद एवरेज स्पीड जो होती है उसकी वो 6 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है, मतलब ओरिजिनल स्पीड प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। तो यदि वो 3 घंटे लेती है टोटल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, तो बताओ कि ओरिजिनल स्पीड क्या है ट्रेन की, स्टार्टिंग वाली। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला पता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यदि हम निकाले कि 63 अपॉन स्पीड, एस को मान लो स्पीड है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू एस। तो यदि हम इसको डिवाइड करें 63 बाई एस की स्पीड से, और फिर प्लस कर दें 72 भी तो किलोमीटर भी तो चली है ना, 6 किलोमीटर प्लस ओरिजिनल स्पीड से, तो 72 अपॉन 6 प्लस एस विच इज इक्वल टू कितने घंटे में, तो 3 घंटे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 हम कर देंगे। अब इसको तो या तो सॉल्व करो आप अच्छे से कि 63 अपॉन एस प्लस 72 अपॉन 6 प्लस एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर 63 इंटू 6 प्लस एस ब्रैकेट में। ठीक है, अब उसको भी सिंप्लीफाई करो कि 63 इंटू 6 कितना होता है, प्लस 6 एक्स कितना होता है, फिर उधर ले जाओ। ठीक है, ये सब करने के बजाय हम इसको डायरेक्ट मतलब वैल्यू पुट कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो यदि इसका वैल्यू हम पुट कर दें, कि यहाँ पे दिया है सपोज 24 दिया है, ठीक है, तो हमने पुट कर दिया 63 अपॉन 24 प्लस 63 अपॉन 30। अब इसको तो सिंप्लीफाई करने से रहा, ठीक है, 63 और 25 का कोई डिविजिबल ही नहीं है, 64 रहता तो एक बार सोच सकते थे हम, तो ये तो नहीं हो सकता ना, तो ये भी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर 60 दूसरा 33 पुटअप करते हैं, 63 अपॉन 33 प्लस 63 अपॉन 39। क्यों, क्योंकि 33 प्लस 6 भी तो ऐड हुई है ना, ये, और फिर उसके बाद 3। अब यहाँ पे भी सेम ही मतलब चल रहा है, 63 अपॉन 33 क्या करें, तो यहाँ पे तो आ गया कि 31 अपॉन 11। अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करें, नहीं कर पाएंगे, राइट, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। और इसको सिंप्लीफाई करें मतलब आगे, तो सॉल्व नहीं होगा, मतलब इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू आना चाहिए अपने को, ठीक है। फिर आया 42, तो अब इसको पुट करेंगे 63 अपॉन 42 प्लस 72 अपॉन 42 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 48। तो ये जो इक्वल टू है वो 3 के है, ठीक है। तो अब 63 अपॉन 42 करेंगे, 72 अपॉन 48 करेंगे, तो 63 को यदि हम 7 से डिवाइड कर दें तो 9 आता है, 42 को 7 से डिवाइड कर दें तो 6 आता है, ठीक है। फिर वैसे ही 72 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं और 48 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो अगेन 9/6 ही आता है, 72 8 इंटू, है ना, 9 इक्वल टू 72 एंड 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। तो 9/6 अपॉन 9/6 इक्वल टू 3। अब इसको और यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3/2 3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3 ऑफकोर्स, और डेढ़ डेढ़ 3 होता है, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, अरे 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3। तो ये तो सही है, तो यानी कि ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसमें तो दिया है कि 7 आइटम्स हैं इसमें, तो दो जो पैसेज दिए गए हैं, तो उसके बेसिस पे 7 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक बार पैसेज को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई शुड डिस्चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर स्लरी इनटू वाटर बी रिस्ट्रिक्टेड। इन्हें एग्रीकल्चर जो वेस्टेज हैं उन्हें वाटर कोर्सेस में ना डिस्चार्ज करने के लिए क्यों रोकना चाहिए, मतलब डिस्चार्ज करने से क्यों रोकना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक बार अपन पढ़ सकते हैं वहाँ पे एंड उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे मतलब यदि हम देखें कि यहाँ पे दिया है कि दिस डाइल्यूट्स इट्स कंसंट्रेशन इन एनवायरनमेंट टू व्हाट माइट हैव अकॉर्ड इन मोर प्राइवेटी सस्टेनेबल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया लूजिंग न्यूट्रिएंट्स इन दिस वे इज नॉट गुड प्रैक्टिस इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे तो दिया है कि इज ऑफ एन मोस्ट इकोनॉमिकली साउंड प्रैक्टिस रिटर्न्स द मटेरियल इनटू सेमी सॉलिड एज स्प्रेड स्लरी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कि लॉ इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजिंगली रिस्ट्रिक्ट्स द डिस्चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर स्लरी इनटू वाटर कोर्सेस। तो ये तो मतलब लूजिंग न्यूट्रिएंट्स इज इन दिस वे इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इकोनॉमिकली। तो मतलब इकोनॉमिकली यहाँ पे तो दिया है कि सही है, पर यहाँ पे यदि हम लास्ट जो नेक्स्ट पैसेज पढ़ें कि दिस डाइल्यूट्स इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन इन्वायरमेंट
जो कि पहले हो चुका था, राइट, अकॉर्डिंग मोर प्राइमेटिव एंड सस्टेनेबल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये तो मतलब इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये तो करेक्ट होगा, राइट। फिर दिया है कि वाटर कोर्सेज डू नॉट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन डिकम्पोज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर स्लरी। अब यहाँ पे तो दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो मेंशन्ड है इसमें, लेकिन ये नहीं दिया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को एग्रीकल्चर स्लरी में उसको मतलब कंटेन नहीं करते। मतलब उसको इसमें तो दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं मतलब पानी के बाद, ठीक है। तो ये तो मतलब नहीं होगा, राइट। तो सेकंड वाला हमारा नहीं होगा। फिर आया कि डिस्चार्ज में लीड टू द यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे दिया है कि यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स हैज बीन अंडरस्टूड फॉर सम टाइम। लास्ट पैरा तो पूरा ही आ जाएगा इसमें कि न्यूट्रिएंट इनरिच्ड, है ना। तो यहाँ पे मतलब डिड साइंटिस्ट नोटिस्ड ह्यूज जोन्स इन द ओशियंस नियर रिवर आउटलेट्स पर्टिकुलरली दोस, मतलब ये सब तो पूरा दिया है। न्यूट्रिएंट इनरिच्ड वाटर फ्लोज थ्रू स्ट्रीम्स एंड बाकी सब मतलब वाटर बॉडीज दिया है। इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में भी ह्यूज, तो ये तो दिया है। तो यानी कि मतलब ये तो यूट्रोफिकेशन लीड कर सकता है ना। पहले वाले में दे दिया था कि फॉर क्वाइट सम टाइम टोटल, तो ये सही हो गया। फिर आया कि पैसेज रिफर्स टू कन्वर्जन ऑफ पॉलिटेंट टू फर्टिलाइजर। पॉलिटेंट को फर्टिलाइजर में करने के लिए जो पैसेज रेफर कर रहे हैं, तो इसमें बताओ कि पॉल्यूटेंट और फर्टिलाइजर इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि कन्वर्ट्स इनटू पॉल्यूटेंट टू फर्टिलाइजर, इसी की बात करी है पैसे क्वेश्चन ने कि यहाँ पे मतलब पॉल्यूटेंट और फर्टिलाइजर क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिया है कि डिस्चार्जेस ऑफ एग्रीकल्चर स्लरी इनटू वाटर कोर्सेस, ठीक है। तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक, तो डिकम्पोज स्लरी इन सॉइल इज फर्टिलाइजर, तो ये तो सही हो गया। डिस्चार्ज एग्रीकल्चर स्लरी इज पॉल्यूटेंट, ये देखो यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर स्लरी इनटू वाटर कोर्सेस एंड कन्वर्ट्स पॉल्यूटेंट इनटू फर्टिलाइजर, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि डीकम्पोज जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो सीवेज में होते हैं उसको डीकम्पोज करते हैं और उससे मिनरल न्यूट्रिएंट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये जो हमारा आंसर होगा वो सही जवाब होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द इसके जो फर्टिलाइजर्स के धुआंधार मतलब उपयोग करने के नेगेटिव्स क्या है, मतलब ठीक है, उसके इफेक्ट्स क्या है। नेगेटिव नहीं पूछा है, इफेक्ट्स क्या है, मोस्टली नेगेटिव होता है। तो एडिशनल ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू द सॉइल एंड वाटर, ये देखो यहाँ पे दिया है कि, तो ये यहाँ पे दिया है कि वेयर हाई न्यूट्रिएंट इनपुट्स जो हैं वो हाई प्लैंकटन फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, मतलब फाइटोप्लैंक्टन एक्टिविटीज को, ठीक है। तो ये तो मतलब हमारा सही हो गया। एडिशनल ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू द सॉइल एंड वाटर, पॉल्यूटेंट्स को तो जोड़ता है सॉइल और वाटर में, ठीक है। तो ये तो सही है। फिर आया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डीकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल। अब देखो यहाँ पे तो मतलब दिया है कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोज करता है, मतलब जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो सीवेज के होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। इट्स नॉट अपोजिट, अपोजिट वाला ट्रू थोड़ी है। तो दूसरा तो मतलब कट हो गया। तो दूसरा जहाँ जहाँ पे है ना उसको कट कर दो, यहाँ से दो, यहाँ से दो गया, यहाँ से दो गया। अब इसमें भी एलिमिनेशन में भी हमारा बी आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, देखो यहाँ पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो मतलब फिर ये भी सही हो जाएगा। फिर क्रिएशन ऑफ अल्गोरिथम्स, अब देखो यहाँ पे तो मतलब इनडायरेक्टली दिया है इम्प्लिसिटली कि ब्लम ब्लूम फॉर्मिंग टॉक्सिक स्पीसीज। अब इसको बाहर का दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसको नहीं पता होगा वो तो नहीं कर पाएगा ना। तो इसके लिए यहाँ पे पूरा पैसेज पढ़ना सीखो। ये डीकम्पोजिशन ऑफ एल्गम ब्लूम्स जो दिया है, तो ये जो है वो एक्सप्लिसिटली दिया है और इसी को हम इसी बेसिस पे इस आंसर को हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ वाला राइट हो जाएगा, जैसे कि हमने एलिमिनेशन से भी किया था, 1 3 4 इज द राइट आंसर। फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वाटर बॉडी विथ कल्चरल यूट्रोफिकेशन। कल्चरल यूट्रोफिकेशन की बात हो रही है, यानी कि ये वाली पैराग्राफ की, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कल्चर यूट्रोफिकेशन ऑफ हैज बीन अंडरस्टूड। अब पूछा यहाँ पे कि लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज,
तो यहाँ पे जो दिया है कि पूरा मतलब रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ पढ़ के ये यहाँ पे दिया है कि इकोलॉजिकल सर्विसेज इम्पैक्ट में बी ह्यूज। ठीक है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में बी ह्यूज। तो यानी कि इससे तो ये लॉस हो रहा है, राइट? लॉस तो हो रहा है, लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब देखो यहाँ पे यदि हम इसे पढ़े कि किलिंग वर्चुअली all invertebrates and fish in areas up to 70,000 kilometer square in extent and more than worldwide are now regularly। तो ये तो जाने दो। तो यहाँ पे दिया है कि किलिंग वर्चुअली ऑल इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि फ्लोरा फोना तो हो गया ना। तो यहाँ पे दिया है कि लॉस ऑफ फ्लोरा फोना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैक्सिमम मिनिमम मोस्टली है ना, ऑलमोस्ट कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स दिए भी नहीं है। तो लॉस ऑफ फ्लोरा फोना तो हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रीम्स वाटर वगैरह से जब इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ह्यूज होता है तो ये सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स और फिश को ख़त्म कर देती हैं। तो ये भी सही जवाब हो गया। अब ये दिया है लॉस ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब बताओ यहाँ पे तो मतलब मिनरल न्यूट्रिएंट्स का दिया भी नहीं है ना कि हाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का दिया है यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट रिच वाटर, है ना। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इसमें से तो कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल अपने को। फिर दिया है कि इस पैसेज का 41 में, तो यहाँ पे तो हम मार्क कर देंगे कि ठीक है, ये तो नहीं होगा, तो थर्ड वाला तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर फोर्थ वाला आया कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पैसेज। अब इस पैसेज का सेंट्रल थीम बताना है। सेंट्रल थीम बताने के लिए जो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब उसी पे पॉइंट किया गया है, उसी को मेन बेसिस बनाया गया है। तो यदि हम पूरे पैसेज को पढ़े तो हम पाएंगे कि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। यहाँ पे बस एक बार लॉ की बात हुई है, वो भी स्टार्टिंग में, और वो भी बस बताया है कि लॉ जो है वो रोकता है डिस्चार्ज को, एग्रीकल्चर जो वेस्टेज होते हैं उनको वाटर में से रोकता है। बाकी तो कुछ दिया भी नहीं है इसमें, तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये क्या बात हुई? कोई इसमें ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न का डिफरेंशिएशन ही नहीं दिया है। एक कॉन्टेक्स्ट दिया है बस कि अच्छा ये एक टॉपिक है, उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रल मतलब बार बार उसी पे फोकस है। ठीक है, अब सी वाला है इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम एग्रीकल्चर कैन डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब पूरा यदि हम स्टार्ट से पढ़ें कि एग्रीकल्चर स्लरी इनटू वाटर हाउसेस, या फिर साउंड प्रैक्टिस रिटर्न्स मटेरियल्स टू लैंड एज सेमी सॉलिड नेचर, या फिर डाइल्यूट्स इट्स कंसंट्रेशन इन एनवायरनमेंट, तो सस्टेनेबल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ये होता, तो वो पॉल्यूटेंट को फर्टिलाइजर में बदल देता है। तो जो सॉइल वाले होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो दी गई हैं, मतलब यहाँ से लेके पूरा मतलब कि हाई न्यूट्रिएंट इनपुट्स। फिर यहाँ पे दिया है कि एलिमिनेट लार्ज प्लांट्स एंड इनवर्स सिचुएशंस लीड्स टू एन एनॉक्सिया एंड फिस्कल्स कल्चर ब्यूटिफिकेशन, इसको ही कहते हैं, जो कि मतलब पिछले क्वेश्चंस में भी पूछा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो दी हुई हैं कि रन ऑफ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सीवेज फ्रॉम सिटीज। मतलब देखो कितने पॉइंट्स हैं जो जिसमें डिस्कस किए। यहाँ पे दिया है कि सब्सिडाइज देयर एग्रीकल्चर, इनकरेजिंग फार्मर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड यूज मोर फर्टिलाइजर। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब दी गई हैं, तो यही सी वाला जो आंसर है वो सबसे सही लग रहा है। अब डी वाला जो दिया है इसमें कि चलो ठीक है, डी को भी देख लेते हैं कि अच्छा, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज अनडिजायरेबल इन एग्रीकल्चर। अब इस पूरे पैसेज में ये तो बात नहीं कही है कि डिजायरेबल है या नहीं है, उसमें बस प्रोज एंड कॉन्स बताए गए हैं, तो ये भी सही जवाब होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। फिर बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 to 480। थैंक यू।